बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। आज हम 24 सितंबर 2024 ट्यूसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है रिजर्व सीट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिया और उसका ऑपरेटिव पार्ट तो पहले ही पब्लिश कर दिया गया था, लेकिन अब ये 70 पेजेस का डिटेल डिसीजन आया है, जिसमें के सब जजेस ने की जो डिटेल रिमार्क्स हैं वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और उसमें ये वाज़े तौर पर बताया गया है कि 11 में से 13 जजेस ये कहते हैं कि पीटीआई पीटीआई के खिलाफ जो है वो ज्यादती हुई है, और इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने जो वो इंतखाबी निशान बल्ला छीनने वाली जो जो डिसीजन था उसको गलत इंटरप्रेट किया है, और ये इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का जो बुनियादी हक है उसको छीना है। अब उसको उसकी कंपनसेशन होनी चाहिए, और उस वो जो गलत हो गया है उसका रिलीफ मिलना चाहिए। तो अब उस रिलीफ मिलने के लिए भी उनमें से 3 जजेस का कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन 8 जजेस फिर भी एक साइड पे हैं और पीटीआई को रिजर्व सीट्स देने के हवाले से बड़े क्लियर हैं कि पीटीआई एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है और उसको उसी के नाम से रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए। तो ये पहली जब ये रीडिंग दी गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, इस पे अमल नहीं हो सकता। ये एक ऐसी पार्टी को पॉलिटिकली फ़ायदा देना चाह रहे हैं जो पार्टी तोड़ फोड़ में मुलव्वस है, जो पार्टी मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, जो पार्टी अवाम की नुमाइंदा नहीं है, इस तरह करके मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कही गई। तो ये पहला रिएक्शन तो ज़रूर है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अगर इसको देखा जाए कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करते इस डिसीजन को गवर्नमेंट वाले, तो फिर जाहिर है इसकी बहुत सारी इम्प्लीकेशंस आएंगी, और ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गद्दारी के मुर्तकब होंगे। तो ये जजमेंट जो है ये प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है इस चीज़ में सारी चीज़ों को, कि किस तरह से इसको फर्दर इम्प्लीमेंट करना है। और मतलब डायरेक्ट सीधी सी बात है कि रिजर्व सीट जो है वो पीटीआई को मिलनी चाहिए, पीटीआई का हक है। अब गवर्नमेंट वो देने पे तैयार नहीं है, और वो गवर्नमेंट क्यों देने पे तैयार नहीं है? गवर्नमेंट इसलिए देने के पे तैयार नहीं है कि अगर गवर्नमेंट वो सीट्स देती है पीटीआई को, तो पीटीआई को तो एक बड़ी सॉलिड अपोजिशन पार्टी उसमें बन जाएगी, और 2/3 मेजोरिटी तो इनकी जो ये सोच रहे हैं कि 2/3 मेजोरिटी किसी भी तरीके से लेके तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें और एक्सटेंशन दें चीफ जस्टिस को भी, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, और वो जो भी अजीब तरह की आईनी आईनी तरमीम करना चाहते हैं वो करें। तो ताहम अब गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो इस डिसीजन पे अमल करे, या फिर इस डिसीजन की रिव्यू पिटीशन फाइल करे। दोनों में से कोई एक काम है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक काम नहीं होता तो फिर तो एक तरह से समझ लें कि जो स्टेट का एक इमारत है वो तो गिर जाएगी, वो स्टेट की इमारत तो धड़ाम से गिर जाएगी। इसलिए इस डिसीजन में अब देखें आगे क्या होता है, लेकिन ये बहुत ही कह लें कि एक अनलकी सिचुएशन होगी अगर पाकिस्तान के लिए, अगर वो इस पे अमल नहीं करते तो। क्योस का अफरा तफरी इंतशार ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आगे नी जर्क रिएक्शन होता है। एक फौरी जो रिएक्शन दिया जाता है ना, पहला रिएक्शन वो नी जर्क रिएक्शन होता है। मेटिकुलस होता है मोहतात, जो पूरा केयरफुल वे में दिया जाए जो भी बात कही जाए। तो ये भी एक अच्छा एडजेक्टिव है। एडवर्सली मुखालिफ तरीके से मुखालफत में, ये एक अच्छा एडजेक्टिव है। बल्कि ये एडवर्ब है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद आगे हम देखते हैं तो अनरेवल एक वर्ब है, भड़काना, उकसाना, इसको हम कहते हैं अनरेवल। इसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड वाला एडिटोरियल है क्लोज कॉल।
सवात चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन दोनों ने कोई फॉरेन एम्बेसडर्स थे, वो और उनकी फैमिलीज भी साथ थीं, उनको इनवाइट किया सवात में, और ये दिखाने के लिए कि सवात में क्या बिजनेस एक्टिविटीज चल रही है तो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। तो उसमें एक धमाका हुआ, और धमाका उनके कॉन्वॉय पे ही किया गया, लेकिन उसमें लकीली किसी को, किसी भी फॉरेन एम्बेसडर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन एक पुलिस वाला जो है उस धमाके की जद में आया, और वो अपनी जान की बाजी हार गया। उसमें रशिया और ईरान और इंडोनेशिया, पोर्चुगल और अदर स्टेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसडर्स जो हैं वो शामिल थे। और खुदा न खास्ता अगर किसी भी कोई भी हर्ट होता फॉरेन एम्बेसडर, तो बहुत प्रॉब्लम होनी थी पाकिस्तान के लिए। लकीली जो है वो अटैक से बच गए। लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि ये अटैक किया किसने, क्योंकि टीटीपी ने तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो नहीं ली। वो कहते जी हमने ये नहीं किया। अब किसने किया है, क्यों किया है, इसके ऊपर पूरी तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तान को इस तरह के मामलात को लाइट नहीं लेना चाहिए। इससे पहले टीटीपी और बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने चाइनीज़ के ऊपर बहुत सारे अटैक्स किए। तो अब ये इस तरह से अगर खुदा न खास्ता को नुकसान हो जाता तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी थी इंटरनेशनल लेवल पे। इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। इस तरह से जो है ना वो एक पैसिव वे में इस तरह के मामलात में एक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरा फोर्स के साथ इन लोगों के खिलाफ जाना चाहिए जो ये काम करते हैं। अब 2007 में सवात यही एरिया जिसमें कि बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के मामलात थे, बल्कि ये मिलिटेंट्स के कंट्रोल में चला गया था, मुल्ला फजलुल्लाह और इस तरह के लोगों के कंट्रोल में ये एरिया चला गया था। लेकिन फिर फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन करके उन लोगों को मारा, या उन लोगों को धकेला। कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए जो अभी भी उधर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद भी अब दोबारा से एक मिलिटेंसी इमर्ज हो रही है, जो कि जिसके खिलाफ सवात के लोगों ने मुजाहरे भी किए हैं पिछले मंथ्स में, जिसमें ये कहा गया कि पुलिस के जो लोग मारे जाते हैं उनके हक में मुजाहरे एक तरह से किए गए। तो केपीके की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और बहुत सारे एलिमेंट्स वो हैं जो विजिबली नज़र आते हैं, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स की तरफ इशारे करते हैं केपीके के पुलिस ऑफिसर्स भी। और बहुत सारी ऐसी अफवाहें और इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं कि जिससे कि पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी तनकीद होती है। तो बहरहाल एक बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है, और केपी में सिक्योरिटी की सिचुएशन के पेश नज़र बहुत सख्त किस्म के एक्शन लेने चाहिए, और इस वाकये को बुनियाद बनाकर हमें अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करना चाहिए। इसमें कंसिडरेबल एक अच्छा वर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग्स में। फिर अकम्पनी, साथ चलना, ये भी एक अच्छा वर्ब है। फिर उसके बाद है जी फ्लश आउट, एक कम इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, बट साफ करना किसी भी चीज़ की जो गलाजत, गंदगी, उसको साफ करना और उसको ठीक करना। इसके बाद है जी प्रीएम्प्ट। प्रीएम्प्ट का वर्ड अक्सर यूज होता है न्यूज़पेपर में। प्रीएम्प्ट का मतलब पहले से अंदाजा लगा लेना, अंदाजा लगा के उस पर एक्शन लेना, और पहले से किसी भी गलत चीज को रोक लेना, इसको कहते हैं प्रीएम्प्ट। आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है डिजिटल गैगिंग। डिजिटल गैगिंग एक्चुअली उस चीज़ के बारे में है कि जो संडे को शुरू होने वाली इंटरनेट की एक हैवी आउटेज थी, और उसमें डिस्टरबेंस आई, और इंटरनेट में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो तकरीबन बंद ही हो गए, और बाकी भी मल्टीमीडिया ऐप्स जो हैं और सोशल ऐप्स हैं उनमें बड़ा प्रॉब्लम आया। ये सुबह 10 बजे 10:45 से शुरू हुआ, जिस दिन पीटीआई की रैली थी। और उसके बाद ये अगले दिन तक, 2 दिन तक, ये कल तक भी ये वाला इशू चलता रहा कि बहुत सारे लोग अपने वॉइस मैसेज नहीं भेज पा रहे थे, कोई अपनी फाइल्स, इमेजेस नहीं भेज पा रहे थे, कोई मल्टीमीडिया मैसेजेस नहीं थी, इवन कॉल भी नहीं कर पा रहे थे। और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी लोगों के लिए, और अब भी है। तो न्यूज़पेपर इसमें कहता है कि ये डिजिटल टेररिज्म कह के इस तरह के इश्यूज को, इस तरह के काम करना कि जिसमें
मतलब ये कहा जाता है जी नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया गया या टेक्निकल फॉल्ट आ गए। अब ये बेशक आप नेशनल सिक्योरिटी कहें या टेक्निकल फॉल्ट कहें या ये सब मैरीन केबल के इश्यूज कहें, कुछ भी कहें, लेकिन जाहिर है कि अब लोगों को समझ आ गई है कि ये क्या होता है और क्या किया जाता है। और अब इसके साथ जाहिर है कि बिजनेस बहुत सारे लोगों के अटैच हैं, पाकिस्तान की बहुत सारी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसके साथ अटैच है। वो मतलब हमारा मुआशरा है कि जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और अब उसमें अगर फ्रीलांसिंग करके कुछ लोग अपना घर का चूल्हा जला रहे हैं, तो वो भी फ्रीलांसिंग वाला भी सारी एक्टिविटी इस डिजिटल गैगिंग की वजह से, इंटरनेट की आउटेज की वजह से, वो अगर वो नहीं हो पाती तो ये तो बहुत सिचुएशन जो है वो वर्स है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ये बहुत ज़्यादा हर्ट करेगी और लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करेगी। और ये चीज़ आगे हुकूमत के अपने लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि इस तरह से लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट होंगे और वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी निकल सकते हैं। और वैसे भी ये लोगों के अपने जो बुनियादी हकूक हैं ये उसके भी खिलाफ है, क्योंकि अब जो दौर चल रहा है पूरी दुनिया में वो दौर तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का दौर है, वो डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर है, वो कम्युनिकेशन के बैरियर्स को ख़त्म करने का दौर है, वो डिजिटल लेवल पे इंटरनेट की बेस पे नए 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 से नए बिजनेसेस शुरू करने का दौर है, और फासले कम करने का दौर है। अगर इस दौर में आके ये जो इंटरनेट की कमी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स तो डिस्टर्ब होते ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की बिजनेस एक्टिविटी, लोगों की जॉब्स बहुत हर्ट होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को इस हवाले से अपने डिसीजन पे नज़रसानी करनी चाहिए। इसमें क्रॉप अप एक अच्छा वर्ब है जो आप यूज़ कर सकते हैं, सामने आना, अपीयर होना, नमूदार होना, किसी चीज़ को मटेरियलाइज होना। फिर उसके बाद हैम्पर, हैम्पर होता है रुकावट डालना, रोकना किसी भी चीज़ को। टार्निश, टार्निश्ड बेसिकली यहाँ एडजेक्टिव के तौर पर आ रहा है, गद्दा दागदार करना। फिर ये ईडियम अच्छा है, कीप एट बे का मतलब होता है फासले पे रखना, मुस्तरद करना, रिजेक्ट कर देना, किसी काम को इम्प्लीमेंट ना होने देना। और हॉलमार्क का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सिंबल, निशान जो शो करती है किसी भी दूसरी चीज़ को। इसके साथ ही आज की डिस्कशन कंप्लीट होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।